स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज के खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आरजेडी के गले की फांस बनी एआईएमआईएम, राज्यसभा के बदले सबसे खास सीट की कर दी मांग। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सीटों के समीकरण को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी चुनाव यानी कि एमएलसी चुनाव, विधान परिषद चुनाव और राजनीतिक समझौते को लेकर के एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच बातचीत की अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच खबर ये आई है कि एआईएमआईएम ने राज्यसभा सीट की बजाय एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली सीट पर दावा जताया है, यानी कि एमएलसी सीट पर। एआईएमआईएम का कहना है कि राज्यसभा में हमने आपका साथ दिया था, इसीलिए विधान परिषद में आप हमारा साथ दीजिए, एक सीट हमको दीजिए, जिससे महागठबंधन की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम का अपना वोट आधार है और फिर पार्टी इसी ताकत के दम पर बेहतर राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं। एआईएमआईएम पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि वे सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी नहीं बल्कि चुनावी राजनीति में सम्मानजनक हिस्सेदारी की अपेक्षा रखती है। ऐसे में यदि सीटों को लेकर के बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर आरजेडी के लिए सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट रखना आसान नहीं होगा। बिहार में मदरसों की जांच के आदेश पर रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया, एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का लगाया आरोप। जब बिहार में मदरसों की जांच को लेकर के जारी सरकारी निर्देशों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरीके की कार्रवाई एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि शिक्षा संस्थानों की जाँच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, लेकिन किसी एक समुदाय को लेकर के संदेह का माहौल बनाना उचित नहीं है। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में कहा है कि यदि सरकार को किसी संस्थान में अनियमितता की शिकायत मिलती है तो फिर जांच होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का आधार धर्म या फिर समुदाय नहीं बल्कि तथ्य और कानून होनी चाहिए। चलने के लिए 2 लोगों का सहारा पर 34 साल पुराना गुनाह नहीं भूला कानून, बिहार के 84 वर्षीय बुजुर्गों को हुई जेल। दरअसल मामला बिहार के वैशाली जिला से सामने आया है। बिहार के वैशाली जिला में 34 साल पुराने एक आपराधिक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसला सुनाते हुए 84 वर्षीय बुजुर्गों को सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्गों को चलने फिरने में किसी भी तरीके के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अदालत ने माना है कि अपराध के मामले में केवल उम्र बढ़ जाने से कानूनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। जब फैसले के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला साल 1992 में दर्ज एक गंभीर आपराधिक घटना से जुड़ा था। पिछले 3 दशकों से अधिक समय तक अदालत में सुनवाई चलती रही, जिसमें गवाहों के बयान, दस्तावेज, साक्ष्य और फिर अन्य कानूनी प्रतिक्रियाएं पूरी की गई। अंत में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इस फैसले ने यह संकेत दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया भले लंबी हो सकती है, लेकिन कानून के दायरे से कोई मामला आसानी से बाहर नहीं होता। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, गांव वालों के लिए आई खुशियों की सौगात। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और फिर लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जब सरकार का लक्ष्य गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में कई नई योजनाओं और फिर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आबादी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं पर सरकारी अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और फिर अन्य आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि गाँव में बुनियादी ढांचे को मजबूत किए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है, इसलिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इस फैसले और नई पहलों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों को उम्मीद है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सुविधाएं बेहतर होंगी और गांव का विकास तेज गति से होगा। पहले मंत्री अब कृष्ण
पिता लालू भी कर चुके हैं 3 फिल्मों में एक्टिंग। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि उनका अभिनय यानी कि एक्टर और धार्मिक किरदार है। हाल ही में तेज प्रताप यादव भगवान कृष्ण के रूप में नजर आए, जिसकी तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इससे पहले भी वे एक शॉर्ट फिल्म में मुख्यमंत्री की भूमिका निभा चुके हैं, जिसके बाद उनके अभिनय को लेकर के काफी चर्चा हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि अभिनय की दुनिया से तेज प्रताप यादव का जुड़ाव नया नहीं है। उनके पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान 3 फिल्मों में विशेष भूमिकाएं निभाई थी, जहां उनकी लोकप्रियता और फिर अलग अंदाज के कारण फिल्म निर्माताओं ने उन्हें पर्दे पर भी प्रस्तुत किया था। यही वजह है कि अब तेज प्रताप यादव के अभिनय को लोग लालू प्रसाद यादव की विरासत से भी जोड़ करके देख रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अलग अंदाज, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। जब कभी शिव भक्त तो कभी कृष्ण के रूप में उनकी तस्वीरें चर्चा का विषय बनती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने के बाद अब कृष्ण अवतार में नजर आने से वे एक बार फिर से सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में पति से हुई अनबन, बहन के देवर पर आया दिल, थाने के मंदिर में रचाई शादी। दरअसल बात है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से एक अनोखा पारिवारिक मामला सामने आया है, जिसने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक विवाहित महिला की अपने पति से लंबे समय से अनबन चल रही थी। इसी दौरान महिला की नजदीकियां अपनी बहन के देवर से बढ़ी और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। मामला इतना आगे बढ़ा कि दोनों थाने पहुंचे, जहां पर आपसी सहमति के बाद थाना परिसर स्थित मंदिर में विवाह कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला और फिर उसके पति के बीच पारिवारिक विवाद काफी समय से चल रहा था। इसी दौरान महिला का संपर्क अपनी बहन के देवर से बढ़ा और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब ये मामला परिवार और स्थानीय लोगों के सामने आया तो फिर काफी चर्चा हुई। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस और फिर स्थानीय लोगों की मौजूदगी में स्थिति को समझने की कोशिश की गई। इसके बाद दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह करने का निर्णय लिया। घटना के बाद ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्र निर्णय का मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग पारिवारिक रिश्तों के दृष्टिकोण से इस पर अलग राय रख रहे हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों से महंगी दवाओं को चुरा करके भेजा जाता था बांग्लादेश, पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकारी अस्पतालों से दवाओं की चोरी और फिर तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। जहां पटना पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है कि ये गिरोह सरकारी अस्पतालों, पीएचसी और फिर सीएचसी से जीवन रक्षक दवाएं, एंटीवेनम्स इंजेक्शन और फिर अन्य महंगी दवाएं चोरी करके उन्हें पूर्वोत्तर राज्य तथा बांग्लादेश तक पहुंचाता था। इस मामले में गिरोह के सरगना नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने करोड़ों रुपए मूल्य की दवाएं भी बरामद की हैं। जब पुलिस जांच में पता चला है कि गिरोह पिछले कई वर्षों से सक्रिय था और इसके नेटवर्क में 20 से 25 लोग शामिल थे। दवाओं की सप्लाई और फिर भंडारण के लिए अलग अलग स्तर पर पूरी चेन बनाई हुई थी। जब चोरी की गई दवाओं को पहले गोदामों में रखा जाता था, फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए दूसरे राज्यों और फिर सीमा पार भेजा जाता था। जांच एजेंसियों के अनुसार बांग्लादेश और फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुछ विशेष दवाओं की अधिक मांग होने के कारण वहां पर इसकी तस्करी की जाती थी। इस कार्रवाई को बिहार में दवा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। जब पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और मामले की जांच जारी है। गंगा में नाव पर महिला पुलिसकर्मी की इंस्टा रील वायरल, बैकग्राउंड में बज रहा है फिरकी वाली तू कल फिर आना। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर में एक महिला पुलिसकर्मी का इंस्टाग्राम रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मी गंगा नदी में चल रही एक नाव पर नजर आ रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में लोकप्रिय भोजपुरी गाना फिरकी वाली तू कल फिर आना बज रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जब बताया जा रहा है कि रील को लेकर के विभागीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे निजी समय में बनाया गया सामान्य वीडियो बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वर्दीधारी कर्मियों को सोशल मीडिया पर शाम घड़ी शेयर करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में पुलिसकर्मियों की रील और फिर सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर के कई बार विवाद सामने आ चुके हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर के आधिकारिक तौर पर किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं।
बिहार के कटिहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी कुख्यात अंकित चौहान को किया गया गिरफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार के कटिहार जिला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अपराधी अंकित चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी कई आपराधिक मामलों में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का संबंध विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही बरामद सामान के स्रोत की भी जांच की जा रही है। बिहार में एक युवक को अपनी सगी मौसी से हुई मोहब्बत, नाना ने आपत्तिजनक हालात में पकड़ा तो मंदिर में दोनों की कराई शादी। यह मामला बिहार के वैशाली जिला का है। बिहार के वैशाली जिले के गांव से सामने आया है। पारिवारिक विवाद और फिर रिश्तों से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक युवक और फिर उसकी सगी मौसी के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से नजदीकियां थी, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। मामला तब चर्चा में आया जब परिवार वालों को उनके संबंधों के बारे में पता चला। खबर के मुताबिक परिवार के लोगों ने दोनों को साथ देखा, जिसके बाद गाँव और फिर परिवार के स्तर पर बैठकें हुई। इसके बाद स्थिति को लेकर के काफी विवाद और चर्चा हुई, जहां स्थानीय लोगों और फिर परिवार वालों की मौजूदगी में दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाद में एक मंदिर में दोनों का विवाह करा दिया गया। यह मामला सोशल मीडिया और फिर स्थानीय क्षेत्र में तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ऐसे मामलों में कानूनी, सामाजिक और फिर पारिवारिक पहलुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार पुलिस में 8,000 पदों पर बम्पर बहाली की तैयारी, 400 से अधिक दारोगा बनेंगे इंस्पेक्टर। जब बिहार पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में करीब 8,000 नए पदों पर बहाली की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस बल को मजबूत करने और फिर विभिन्न जिलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। इस कदम से कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के साथ साथ हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई बहाली के साथ साथ विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। 400 से अधिक दारोगाओं को इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किए जाने की तैयारी में है। जब लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए यह बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और विभिन्न थानों और फिर इकाइयों में नेतृत्व की कमी भी दूर होगी। बताया जा रहा है कि गृह विभाग और फिर पुलिस मुख्यालय स्तर पर भर्ती और पदोन्नति से जुड़े प्रस्ताव पर काम चल रहा है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पदों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा और फिर आवेदन से जुड़ी विस्तार से जानकारी आधिकारिक सूचना में जारी की जाएगी। घूस लेते समय रंगे हाथ दबोचा गया सर्वे अमीन, निगरानी की रेड से मचा हड़कंप। दरअसल बातें हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही निगरानी इकाई की कार्रवाई के तहत एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। इस बार एक सर्वे अमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में प्रशासनिक तंत्र में हरकंप मच गया। जानकारी के अनुसार आरोपी अमीन पर आरोप था कि वे जमीन से जुड़े कामों जैसे कि सर्वे और फिर रिकॉर्ड सुधार के बदले लोगों से पैसे की मांग कर रहा था और इसके बाद जाल बिछाकर के कार्रवाई की गई। जैसे ही आरोपी ने पैसे लिए, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और इस लेन देन में कौन कौन लोग शामिल है और क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, इस बात की भी जानकारी ली जा रही है। बिहार में सरकारी आवास को लेकर के चल रहा विवाद एक बार फिर से तेज हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बंगला विवाद पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि अब सरकारी आवास नियमों के अनुसार खाली करना ही होगा और इसमें किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, यानी कि छूट नहीं दी जाएगी। जहां उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि घर तो खाली करना ही होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि सरकार सभी मामलों में एक समान नियम लागू कर रही है और किसी भी व्यक्ति को सरकारी आवास पर अस्थायी अधिकार नहीं किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि नियमों के अनुसार ही आवास का आवंटन और फिर वापसी की प्रक्रिया होती है। इस बयान के बाद विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। आरजेडी का कहना है कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे पूरी तरह से नियमों का पालन का मामला बता रहे हैं।
बिहार में भूमिहीन परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी योजना की घोषणा की है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि राज्य सरकार ऐसे परिवारों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएगी जिसके पास अपना कोई जमीन नहीं है। इस फैसले को गरीब और फिर भूमिहीन लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। यह जानकारी के अनुसार सरकार बसेरा 2 अभियान के तहत भूमिहीन परिवारों की पहचान करके उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और फिर ऐसे मामलों की जांच करके जमीन को खाली कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर भूमिहीन परिवार को आवास और फिर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है, जैसे ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को अस्थायी ठिकाना मिलेगा और उनकी जीवन स्थिति में सुधार देखने आने की उम्मीद है। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के पास कितनी है जमीन, कितने जमीन के हैं मालिक। दरअसल बात है कि बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के परिवार की आर्थिक और फिर जमीन से जुड़ी पृष्ठभूमि को लेकर के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग जानकारी मिलती है। हालांकि कहीं भी ये साफ तौर पर आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं है कि उनके पास कुल कितनी बीघा जमीन है, इसलिए इस बारे में कोई भी पक्की खबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव सूर्यवंशी का परिवार बिहार के समस्तीपुर जिला के ताजपुर इलाके से जुड़ा है और उनका परिवार मुख्य रूप से खेती, किसानी और फिर मध्यम ग्रामीण पृष्ठभूमि से में आता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी जरूर बताया गया है कि उनके परिवार के पास कृषि भूमि मौजूद है जिस पर खेती भी की जाती है, लेकिन उसका सटीक क्षेत्रफल अलग अलग जगह अलग अलग अंदाज में बताया गया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो वैभव सूर्यवंशी की असली पहचान उनके क्रिकेट प्रतिभा से है। नकली साधु वेशभूषा में पकड़ा गया युवक, मामला बड़ा है संगीन। दरअसल बात है कि बिहार और यूपी बॉर्डर इलाके से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक व्यक्ति खुद को साधु के रूप में पेश करके गांव में घूम रहा था, लेकिन जब ग्रामीणों को उस पर शक हुआ तो फिर उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद उसके असली पहचान और फिर वहां आने की वजह को लेकर के बातें सामने आई, जिससे इलाके में हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीणों ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो फिर उसकी पहचान को लेकर के कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह अलग पहचान बना करके यूपी से बिहार के इलाके में आया था और लोगों के बीच खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। बाद में मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और लोग उसकी गतिविधियों को लेकर के तरह तरह की बातें करने लगे। जब फिलहाल पुलिस और फिर स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले की जाँच में जुटा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह व्यक्ति आखिर किस मकसद से साधु का भेष बना करके इलाके में रह रहा था। घटना के बाद गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है और फिर लोग इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बिहार के अस्पतालों से मरीजों को बार बार रेफर करने पर सरकार हुई सख्त, होगी बड़ी कार्रवाई। यह दरअसल बात है कि बिहार में मरीजों को बड़े अस्पतालों में बार बार रेफर किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब डॉक्टर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मरीजों को रेफर करेंगे। बिना वजह रेफर करने की आदत पर रोक लगाई जाएगी और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नया निर्देश दिया है, जिसके तहत प्राथमिक और फिर जिला अस्पतालों में इलाज को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। कई बार ये शिकायत मिलती रही है कि सामान्य मरीजों को भी तुरंत बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे वहां पर भीड़ बढ़ती है और फिर मरीजों को परेशानी होती है। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था में सुधार के लिए डॉक्टरों की जवाबदेही तय की जाएगी और अगर बिना कारण मरीज रेफर किया गया तो फिर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले का उद्देश्य ग्रामीण और फिर जिला स्तर पर ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और फिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। अंगूठा लगाओ तभी मिलेगी सैलरी। जी हाँ, बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फरमान। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और फिर जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक सभी सरकारी अधिकारियों और फिर कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। जब कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के जरिए दर्ज करनी होगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की एंट्री और फिर एग्जिट का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखा जाएगा। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी लगातार देर से आता है या फिर अनुपस्थित पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ वेतन कटौती या फिर अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार के पंचायत सरकार भवनों में खुलेंगे डाकघर और सेवा केंद्र।
5,000 रुपये मासिक किराया देगा डाक विभाग। दरअसल बात है कि बिहार सरकार पंचायत सरकार भवनों को ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे पौवाखाली नगर पंचायत की, जहां पर 4 साल में एक भी शौचालय तक नहीं बना है। किशनगंज जिले के पौवाखाली को नगर पंचायत बने 4 साल बीत चुके हैं। नगर पंचायत बनने के समय लोगों को उम्मीद थी कि अब इलाके में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, बुनियादी सुविधाएं बेहतर होगी और बाजार क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। लेकिन 4 साल बाद भी एक ऐसी समस्या है जो नगर पंचायत के विकास दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। हैरानी की बात यह है कि आज तक पौवाखाली बाजार में एक भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका। ये वही पौवाखाली है जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी, व्यापार और फिर जरूरी कामों के लिए पहुंचते हैं। आसपास के दर्जनों गांव के लोग इसी बाजार पर निर्भर है। लेकिन जब लोगों को सबसे बुनियादी जरूरत यानी कि शौचालय की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। बाजार आने वाली महिलाएं दुकानदारों घंटों तक अपनी ज़रूरतों को रोकने के लिए मजबूर है, क्योंकि बाजार में ऐसी कोई सुरक्षित और सार्वजनिक स्थान नहीं है जहां वे शौचालय का उपयोग कर सकें। ये केवल सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और फिर स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद विकास की कई बातें हुई हैं या कई योजनाओं की चर्चा हुई, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। बाजार में सड़क, नाली और फिर अन्य योजनाओं की बातें जरूर होती है, लेकिन एक सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि कई लोग मजबूरी में आसपास की खाली जगहों और फिर गलियों का उपयोग करते हैं। इससे पूरे इलाके में गंदगी और दुर्गंध फैलती है। जो स्वच्छ भारत मिशन और फिर साफ सफाई की सरकारी दावों के बीच ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है कि आखिर जब एक नगर पंचायत अपने बाजार में सार्वजनिक शौचालय तक नहीं बना पा रही है, तो फिर विकास के बड़े बड़े दावे का क्या मतलब रह जाता है। जहाँ व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने भी इस समस्या को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि पौवाखाली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और यहाँ पर कम से कम 3 सार्वजनिक शौचालय की तत्काल जरूरत है। लक्ष्मी चौक, गुदरी बाजार और फिर रसिया मोड़ से फुलवाड़ी के बीच ऐसे शौचालय बनाए जाने चाहिए ताकि बाजार आने वाले लोगों को राहत मिल सके। दोस्तों AIMIM ने RJD से एक बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है। जी हाँ, अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि RJD आप हमें MLC का एक सीट दीजिए, अगर हमारा साथ चाहिए भविष्य में तो एक MLC की सीट दीजिए। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सीटों को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है। विधान परिषद चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे महागठबंधन के अंदर भी राजनीतिक दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोड़ विधायक अख्तरुल इमान, जिन्होंने खुल करके RJD से विधान परिषद की एक सीट की मांग कर दी है। अख्तरुल इमान का कहना है कि जब राज्यसभा चुनाव के दौरान RJD को सहयोग की जरूरत थी, तब AIMIM ने बिना किसी शर्त के साथ दिया था। अब जब विधान परिषद चुनाव का समय आया, मौका आया है, तो फिर RJD को भी अपना वादा निभाना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर भविष्य में भी दोनों दलों के बीच राजनीतिक रिश्ता मजबूत रखना है तो AIMIM को एक सीट देकर के सम्मानजनक भागीदारी देनी चाहिए। अख्तरुल ईमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पहले राज्यसभा सीट की भी मांग की थी, जहां उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भविष्य में अवसर देने का आश्वासन दिया था। अब वही समय आ गया है जब उस वादे को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो फिर वे जल्द ही तेजस्वी यादव से मुलाकात करके इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 9 सीटों पर नियमित चुनाव और फिर 1 सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। राजनीतिक गणित की बात करें तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 25 सीटों की जरूरत होगी। एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है और उसके खाते में करीब 8 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वहीं पर महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि वह मुश्किल से 1 सीट जीतने की स्थिति में माना जा रहा है। यहीं से राजनीतिक दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि महागठबंधन की उस एक संभावित सीट पर RJD का दावा स्वाभाविक माना जा रहा है। लेकिन AIMIM अब उसी सीट में हिस्सेदारी की मांग कर दी है। दोस्तों, बिहार के सीमांचल के जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। उमस परेशान कर रही है।
जहां कहा जाता है कि जून की गर्मी हाल बेहाल कर देती है। इसका असर जून महीने की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। बिहार में पूर्वा हवा का प्रभाव बंद हो चुका है और पूरे बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव लगातार जारी हो गया है। पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में वृद्धि के साथ साथ उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। बीते सोमवार को सभी जिलों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब साथ ही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। आज भी बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। हालांकि बारिश के बाद धूप से किसानों में खुशी की लहर है। वहीं पर आज पूरे बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी आंशिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। आज किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। जब बिहार में आज 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग पटना के अनुसार शुष्क पछुआ का जोर बढ़ने से बिहार के दक्षिण पश्चिमी बिहार में हीटवेव जैसी परिस्थितियां बन सकती है। राजधानी पटना में भी इसका पूरा असर देखने को मिल सकता है। कल के तापमान की तुलना में आज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी के साथ पूरे दिन उमस भरी गर्मी बरकरार रह सकती है। जब बीते कल बिहार में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जब पटना का अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर कैमूर में सबसे अधिक करीब 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 4 जून के बीच अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। वहीं पर कल वाल्मीकि नगर में 3 डिग्री, बक्सर में 3.7 डिग्री, कटिहार में 3 डिग्री, डेहरी में 3.6 डिग्री, औरंगाबाद में 3.7 डिग्री, अरवल में 3.3 डिग्री सेल्सियस, गयाजी में 3.2 डिग्री सेल्सियस, राजगीर में 2.3 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 2.4 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में 3.1 डिग्री सेल्सियस, सुपौल में 1.5 डिग्री, पूर्णिया में 1.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, बिहार के मदरसों की अब बिहार के बीजेपी सरकार जांच करवाएगी। जब 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने की मांग की है। जब बिहार में मदरसों पर सम्राट सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब बिहार के सभी अनुदानित मदरसों की जांच की जाएगी। सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के फैसले के अनुरूप शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करके मदरसों की व्यापक जांच और निरीक्षण का आदेश दिया है। जहाँ राज्य के मदरसों की जाँच 3 सदस्यीय समिति करेगी। जहाँ समिति को अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर भी देने को कहा गया है। जहाँ वहीं पर इसमें कहा गया है कि सभी मदरसों में शिक्षा तथा गुणवत्ता की समीक्षा करके रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे 10 दिन के अंदर सरकार को सौंपा जाए। 3 सदस्यीय समिति राज्य के सभी मदरसों का दौरा करके मदरसों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था की जांच करेगी। अनुदानित मदरसों की जांच के फैसले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि लंबे समय से मदरसों की जांच नहीं हुई है। एक बार जांच होने के बाद जो दिक्कत परेशानियां सामने आएगी उन्हें सुधारा जाएगा। वहीं पर सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ऐसा ना हो कि मदरसों की जांच के नाम पर लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। राजद प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य में एजेंडों की राजनीति चला रही है। वहीं पर आदेश में कहा गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों में अराजकीय मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इन मदरसों में औपचारिक तौर पर नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मचारियों को बिहार सरकार की ओर से वेतन के लिए अनुदान दिया जाता है। ऐसे में यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि इन मदरसों में छात्र छात्राएं पढ़ने आ रहे हैं और उन्हें वहां पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी वजह से मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मदरसों की स्थलीय जांच कराने का निर्णय लिया गया है। जब वहीं पर शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल के अनुसार इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि सरकारी सहायता और फिर वेतन अनुदान का उपयोग तय नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। दोस्तों, अब सीमांचल में वज्रपात से मौत नहीं होगी। या सीमांचल के इलाके में वज्रपात से होने वाली मौत को अब रोका जा सकेगा क्योंकि पूर्णिया में DWR रडार लगने जा रहा है। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया के मौसम विभाग में डॉपलर वेदर रडार यानी कि DWR लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इस रडार की मदद से पूर्णिया सीमांचल के
किशनगंज, अररिया, पुणे, कटिहार के साथ साथ 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में 2 से 3 घंटे पहले मौसम का पूर्वानुमान मिल जाएगा। इससे वज्रपात से होने वाली मौतों और किसानों की फसलों के नुकसान को रोका जा सकेगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि सीमांचल के लिए खुशखबरी है। अब 2-3 घंटे पहले आंधी, बारिश और फिर वज्रपात की चेतावनी मिलेगी। जैसे सीमांचल के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है। हर साल आंधी, तूफान, वज्रपात और फिर अचानक होने वाली बारिश से जहां पर लोगों की जान जाती है, वहीं पर किसानों की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान में काफ़ी कमी आ सकती है। जब वजह है पूर्णिया में लगाया जा रहा अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार यानी कि DWR। यह रडार सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मौसम विभाग का दावा है कि इस रडार की मदद से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और लोगों को 2 से 3 घंटे पहले ही खराब मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी। सोचिए, अगर किसी गांव में तेज आंधी आने वाली है, वज्रपात होने वाला है या फिर मूसलाधार बारिश की संभावना है, तो इसकी सूचना पहले ही मिल जाएगी। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकेंगे और संभावित हादसों से बचा जा सकेगा। यही नहीं, खेतों में काम कर रहे किसान भी समय रहते सतर्क हो जाएंगे। आपको बता दूं कि सीमांचल में हर साल वज्रपात से कई लोगों की मौत होती है। अक्सर किसान खेतों में काम करते समय या फिर खुले स्थानों पर रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में 60 लाख की बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। यहां पर घर लौट रहे एक स्वर्ण व्यवसायी को बदमाशों ने बड़ा निशाना बनाया और 60 लाख रुपए की लूट ली है। जी हाँ, किशनगंज जिले के बहादुरगंज से एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 60 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और नकदी लूट लिए। जब घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय व्यवसायियों में डर का माहौल है। जो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अपराधियों को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली कि व्यवसायी के पास लाखों रुपए के जेवरात मौजूद हैं। मामला बहादुरगंज थाना क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड संख्या 11 का है। पीड़ित व्यवसायी गंगा प्रसाद शाह रोज की तरह सोमवार रात अपनी झांसी रानी चौक स्थित आभूषण दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे करीब 35 से 40 तोले सोने के जेवरात उन्होंने बैग में रख करके अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखा था। इसके अलावा उनके पास लगभग 1 लाख रुपए नगद भी मौजूद थे। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच जब गंगा प्रसाद शाह अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अपराधियों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने उनकी बाइक की डिक्की तोड़ी और उसमें रखा सोने के जेवरात से भरा बैग तथा नकदी लेकर के फरार हो गए। वहीं पर पीड़ित के अनुसार लूटे गए सोने के आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए है। इतनी बड़ी लूट की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग और व्यवसायी घटनास्थल पर जुट गए। लोगों का कहना है कि यदि मुख्य बाजार और फिर आवासीय क्षेत्र के बीच इस तरह की घटना हो सकती है, तो फिर आम लोगों और फिर व्यवसायियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है।